नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान क्लास 12th का हम लोग बायोलॉजी करने वाले हैं। जो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है क्लास 12th का बायोलॉजी से संबंधित सारे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। पहला चैप्टर आपका रहने वाला है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ठीक है। और इससे पहले क्लास 6, 7, 8, 9, 10 है ना, सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। इसमें क्लास 6 से 12 तक जो भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया और संपूर्ण व्याख्या के साथ आपका MCQ फॉर्म में दिया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। आपका पादप एवं जीवों के लिए लैंगिक जनन और लैंगिक जनन से अधिक लाभकारी है। बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है। ये कथन आपका क्या है, सत्य है। पौधों एवं जंतुओं के जनन हेतु उपयोग में लाई जाने वाला संकरण विधि से केवल वांछित जीन का ही समावेशन होता है। ये 2 नंबर कथन क्या है आपका, गलत है। 1 नंबर कथन क्या है आपका, सही है ना। केवल पहला कथन आपका सत्य है। अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता व विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन में क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन अधिक फायदेमंद होता है। दूसरा कथन क्या है आपका, असत्य है। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन हो सकता है। उपयुक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनयोगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न जगहों से काटने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है बीटा कैरोटीन हो जाएगा। दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा और प्लाज्मिड हो जाएगा और कैटेलेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम हो जाएगा। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंतर्गत डीएनए को विशिष्ट जगहों से काटने के लिए आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। प्लास्टिड का प्रयोग होता है, प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रयोग होता है, राइबोसोम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रूप से प्लाज्मिड बैक्टीरिया, कोशिका तथा कुछ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड द्विकुंडलीय छोटा गोलाकार डीएनए अणु होता है, जो कोशिका के क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है। प्लाज्मिड डीएनए संवाहक बोले तो वेक्टर की तरह कार्य करता है। जिस तरह से मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित करता है, ठीक उसी तरह प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में
आनुवांशिक पदार्थों डीएनए तथा आरएनए के रसायन में परिवर्तन कर इसे इसे परपोषी जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक इंजीनियरिंग है ना तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में आपका स्थानांतरित करते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? पुनर्योगज डीएनए तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पौधे के विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ये सारे जो कथन है ना सब क्या है आपका सही है। 1 2 3 कथन आपका सही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्थापना टेक्नोलॉजी की सहायता से जीनों को पौधों की विभिन्न प्रजातियों, जंतुओं से पौधों या पौधों से जंतुओं में तथा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में स्थानांतरित किया जा सकता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना की सहायता से जीनों को पौधों की विभिन्न प्रजातियों, जंतुओं से पौधों या पौधों से जंतुओं में तथा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना मानव ने जीवाणुओं और विषाणुओं से क्या है आपका सीखा है। जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना मानव ने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा है, जिन्हें यह बात चिरकाल से पता थी। ठीक है, ये सब बहुत पहले से पता थी किसको? जीवाणुओं और विषाणुओं। जीवाणु और विषाणु जानते थे कि सुकेंद्रीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए और वे जैसा चाहते हैं वैसे करने के लिए जीनों को बाध्य करते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ है? बताइए कौन सा पदार्थ है आनुवांशिक पदार्थ? पहला है एमिलाइड प्रिक्सर्स प्रोटीन, दूसरा है एमिनो एसिड, तीसरा है आपका न्यूक्लिक एसिड और एड्रेनालिन। कौन सा आ जाएगा आपका? न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है ना, डीएनए के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना, अधिकांश जीवों में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ आपका न्यूक्लिक अम्ल है। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत बायोलिस्टिक बायोलिस्टिक या जीन गन का प्रयोग किया जाता है। बायोलिस्टिक या जीन गन का प्रयोग किया जाता है, बताइए। डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए, जीन या डीएनए खंड को काटने के बाद उनकी आकार अनुसार अलग करने के लिए, मानव के लिए उपयोग सूक्ष्म जीवों का क्लोन बनाने के लिए, पौधों की कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए का बलपूर्वक प्रवेश कराने के लिए। तो आपका ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत बायोलिस्टिक या जीन गन का प्रयोग किया जाता है आपका पौधों की कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए का बलपूर्वक प्रवेश कराने के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। परजीवी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। दूसरी विधि है जो पौधों के लिए उपयोगी है। पौधों की कोशिकाओं पर पुनर्योगज डीएनए से विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से आपका बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक
या जीन गन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन में डीएनए को प्रतिबंधन है ना एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे वृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप से होना चाहिए, शुद्ध रूप में होना चाहिए। ये तो कथन आपका सही है। जीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुथे हुए डीएनए पर स्थित होता है। ये भी कथन क्या है आपका, दोनों कथन आपका सही है ना। दोनों कथन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे वृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा होता है। डीएनए आपका किससे घिरा होता है, आपका झिल्लियों से घिरा होता है। इसलिए कोशिका को छोड़कर खोलना पड़ेगा, कोशिका को तोड़कर क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ताकि डीएनए डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा लिपिड के साथ मोचित बोले तो रिलीज हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका कोशिका पादप या जंतु ऊतक लाइसोजाइम बोले तो जीवाणु, सेलुलोज आपका पादप कोशिका, काइटिन आपका कवक जैसे एंजाइम द्वारा आपका संसाधित किए जाते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो जीवाणु हो गया, पादप कोशिका और कवक जैसे एंजाइम द्वारा क्या होता है, ये संसाधित होता है। आपका जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं। जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर क्या होता है आपका स्थित होते हैं, वह हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं। हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ क्या रहते हैं, ये आपका ये गुथे रहते हैं। 2 नंबर चैप्टर पर आ जाइए। 2 नंबर चैप्टर क्या कहता है आपका, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उसके उपयोग के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के संबंध में कौन सा एक कथन आपका क्या है, सत्य है। सत्य कथन को क्या करना है, आपको चुनना है। ठीक है। पहला है, ये फसलें सूखे, उसके बाद ठंड, लवणता एवं ताप के प्रति अधिक सहिष्णु होता है। ये बात क्या है आपका, सही है। इन फसलों की खनिज उपयोग क्षमता अधिक होती है। ये बात भी सही है। इन फसलों की कीटों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। ये कथन, तीनों कथन क्या है, सही है आपका। तीनों उपयोग, तीनों कथन आपका सही है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन तकनीक की मदद से परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोले तो जीएमओ कहलाते हैं। जीएमओ की बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधे, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम है ना, जीएएम बोल सकते हैं इसको, जीएम। तो जी से हो गया आपका जेनेटिकली, एम से मॉडिफाई है ना, ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। तो पौधे का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा। अगला है आपका अजैव प्रतिबलों, जैसे आपका ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता करना, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल है ना, क्या कहलाता है, रासायनिक पीड़कनाशों पर कम निर्भरता करना है ना, पीड़कनाशी बोले तो प्रतिरोधी फसल। कटाई आपका है, कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक होता है। पौधे द्वारा खनिज है ना, पौधे द्वारा जो जीएम होता है, कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक होता है। पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को क्या करता है, रोकता है। खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, उदाहरणार्थ विटामिन ए से समृद्ध धान, विटामिन ए से समृद्ध धान उपयोगी के साथ साथ उपयोगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में क्या आपका सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योग में वसा, ईंधन व भेषजीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। ठीक है ना। ये
अगला 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कपास कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया आपका विषाणु से लिया गया है, जीवाणु से लिया गया, फफूंद से और कीट से लिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवाणु से लिया गया। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर जीवित निर्मित किए गए हैं। आपको ये कहाँ से लिया गया? आपको जीवाणु से लिया गया, जीवाणु से लिया गया। बीटी कॉटन। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर बीटी जो एक जीवाणु है जिसे बैसिलस तुरिनजिएंसिस बीटी से प्राप्त करते हैं से कपास के कीट रोधी पौधे तैयार किए जाते हैं। बीटी जीव विष बोले तो टॉक्सिन जीन आपका जीवाणु से आपका कॉलोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों बोले तो पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। किसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है? कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए का क्या है? आपका प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि की जाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आपका गोल्डन राइस है, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? बीथुरिनजिएंसिस बीटी जीवाणु अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करती है। यह विषाक्त प्रोटीन बीटी जीवाणु को क्यों नहीं मारते हैं? बताइए। पहला है जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी होती है, विष अपरिपक्व होते हैं, विष आपका निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। बीटी बैसिलस तुरिनजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे कि लिथिडोप्टेशन, तंबाकू की कलिका कीड़ा, और उसके बाद सैनिक कीड़ा, कोलियोप्टेरॉन बोले तो भृंग, व डिप्टेरॉन मच्छर को मारने में क्या होता है? आपका सहायक होता है। बी थुरिंजिएसिस अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रबों का निर्माण करती है। इन रबों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। विषाक्त कीटनाशक क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन जीवाणु में निष्क्रिय रूप से आपका होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं के सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करती है, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर क्या करती है? फट जाती है और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग के संबंध नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को क्या करना है? चुनना है। पहला कथन क्या है आपका? इस प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित औषधियों का शरीर पर अवांछित प्रतिरक्षात्मक अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो कथन आपका क्या है? आपका सही है ना। इस प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले सारे रोगों का उपचार संभव है। ठीक है ना। तो आपका केवल 1 नंबर कथन सही है, 2 नंबर कथन क्या है? आपका गलत है। केवल आपका 1 सही है। केवल पहला कथन सत्य है। जैव प्रौद्योगिकी में स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल
प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपर्युक्त उपर्युक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोत से विलगित किए गए हैं वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव क्या करता है, डालता है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसके नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। बताइए, इंसुलिन तो लेना ही पड़ता है मधुमेह व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, काहे कि उसके शरीर में जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको पचाने की शक्ति नहीं होती है शरीर में, ठीक है ना, सही से आपका रिलीज नहीं होता है इंसुलिन, तो बाहर से लेना पड़ता है। उसके बाद मधुमेह रोग में उपयोग लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है ना, ये बात भी क्या है आपका सही है ना। उसके बाद वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, ये बात भी सही है। 1, 2, 3 कथन क्या है आपका, तीनों कथन आपका सत्य है। अगला चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चे के उपचार हेतु जीन चिकित्सा के अंतर्गत जीन को व्यक्ति के शरीर के किस भाग में प्रवेश कराया जाता है, व्यक्ति के किस भाग में प्रवेश कराया जाता है, बोलिए। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका और ऊतक, ठीक है ना। तो आपका ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कराया जाता है, आपको कोशिका और ऊतक में क्या किया जाता है, प्रवेश कराया। 7 का क्या आ जाएगा, 2, 3 आपका सही हो जाए, केवल 2, 3 से हो जाए। यदि कोई बच्चा आनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो इस रोग के उपचार हेतु जीन चिकित्सा की एकमात्र उपाय है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इसमें रोगों के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की आपका क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों का क्या करता है, संपन्न करता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोपायरेसी को परिभाषित करता है, बायोपायरेसी को परिभाषित करता है। पहला है जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ट्रांसजेनिक एनिमल्स पराजीनी जंतु का निर्माण करना, ठीक है ना। बोला है क्वेश्चन आपको बायोपायरेसी को कौन परिभाषित करता है। दूसरा कथन पर आ जाइए, कंपनी या संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधन का उपयोग करना, ठीक है ना। तो यही आपका बायोपायरेसी होता है। बायोपायरेसी क्या होता है आपका, कंपनी या संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है ना। तो आपका जो बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। अगला 3 नंबर चैप्टर पर आ जाइए, जीव और समष्टियां। चैप्टर का नाम क्या है आपका, जीव और समष्टियां। चलिए, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवीय संगठन के कौन से स्तर सम्मिलित होते हैं, बताइए कौन सा स्तर सम्मिलित होता है। पहला है जीव, समष्टियां, समुदाय, जीवोम, ठीक है ना। इसका आपका सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी आपका सत्य है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों के बीच या जीवीय जीवीय तथा भौतिक, अजीवीय या अबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है। जीव हो गया, समष्टियां हो गया, समुदाय और जीवों।
मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव, समष्टियां, समुदाय और जीवों। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अजैव कारक है ना? जीवों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अजैव कारक कौन है? तापमान हो गया, जल हो गया, प्रकाश और मृदा। इसमें तो आपका सभी सही है ना? उपरोक्त में से सभी सही है। जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक तापमान भी है, जल भी है, प्रकाश और मिट्टी भी है। तापमान की बात करते हैं तो तापमान परिस्थितिक तापमान आपका परिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा आपका प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर और मैदानों से आपका पर्वत शिखरों की ओर जाने पर तापमान उत्तरोत्तर घटता रहता है। जल की बात करते हैं तो तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक आपका जल है, क्योंकि जल के बिना जीवन क्या है आपका असंभव है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। लवण की सांद्रता अंतःस्थलीय जल में 5 से कम, उसके बाद समुद्र में आपका 30 से 35 और कुछ अति लवणीय लैगून में 100 से अधिक होता है। ठीक है ना? कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, लेकिन अन्य कम परास के में आपका सीमित होती है। बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री पानी अलवण में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें परासरणी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रकाश की बात करते हैं तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पन्न करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर संभव है। इसलिए हम जीवधारियों के लिए, विशेष रूप से स्वपोषियों के लिए प्रकाश क्या है आपका महत्वपूर्ण है। मृदा की बात करते हैं। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण आपका भिन्न भिन्न होते हैं। मृदा की विभिन्न विशेषता जैसे कि मृदा की संघटक कण साइज हो गया, ही काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति का निर्धारण करती है। तीन नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जीवों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला को क्या करना है आपको चुनना है। तापमान के व्यापक परास वाइड रेंज तापमान के व्यापक परास को सहन करने वाला जीव कौन है आपका? यूरी थर्मल है ना? इसको पृथु तापी बोलते हैं। तापमान के व्यापक परास को सहन करने वाला जीव कौन है? आपका यूरी थर्मल है। उसका तापमान के कम परास को सहन करने वाला जीव कौन है? एस्टेनोथर्मल, इसको तनुतापी बोलते हैं। लवण की अधिक परास के प्रति सहनशील जीव कौन है आपका? यूरी हेलाइन, इसको पृथु लवणी बोलते हैं, है ना? जो कम तापमान को सहन करने वाला जो जीव है कौन है आपका? एस्टेनोथर्मल है। ज्यादा तापमान को यूरी थर्मल, और आपको लवण के अधिक परास को सहन करने वाला कौन है आपका? यूरी हेलाइन, है ना? आपका 1, 2, 3 कथन क्या आपका सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ जीव तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं और उनमें खूब बढ़ते हैं। ऐसे जीव आपका यूरी थर्मल पृथु तापी कहलाते हैं। जैसे हो गया आपका कुत्ता हो गया, ये ज्यादा तापमान को क्या करते हैं आपका? सहन कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली आदि। लेकिन कुछ जीव तापमान के कम परास में ही आपका रहते हैं। जैसे ऐसे जीव आपका एस्टेनोथर्मल तनुतापी कहलाते हैं। विभिन्न जातियों का भौगोलिक वितरण काफी हद तक उसकी तापीय सहनशील पर क्या करता है आपका? निर्भर करता है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता, रासायनिक संगठन, पीएच महत्वपूर्ण होती है। कुछ जीव लवणता के व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं। पृथु लवणी यूरी हेलाइन, लेकिन अन्य कम परास तक ही आपका सीमित होता है। ऐसे जीवों को एस्टेनो हेलाइन तनु लवणी कहते हैं। एस्टेनो हेलाइन क्या कहा जाता है? इसे तनु लवणी कहा जाता है।
4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। जीव का कोई एक ऐसा गुण, जीव का कोई एक ऐसा गुण अकारकीय, कारकीय और व्यवहारिक, अकारकीय, कारकीय, व्यवहारिक, जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के लिए योग्य बनाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए? तो आपका पहला है निलंबन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, स्वरूपन कहलाता है और उत्प्रवासन कहलाता है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? अनुकूलन कहलाता है। जीव का कोई एक ऐसा गुण अकारकीय, कारकीय, व्यवहारिक, जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता बनाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन जीव का एक ऐसा गुण है, अकारकीय, कारकीय, व्यवहारिक है, जो इसे अपने आवास में जीवित रहने के लिए और जनन करने के योग्य बनाता है। अनेक अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवंशिकता स्थिर हो गए। आनुवंशिकता क्या हो गया आपका? स्थिर हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। ठीक है ना? चलिए, मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण मार्ग विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण वे अपने रंध्र रंध्र दिन के समय क्या करते हैं? बंद रखते हैं, है ना? तो ये तो बात आपका सही है। ठीक है ना? मरुस्थलीय पौधे नागफनी, मरुस्थलीय पौधे नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। ये बात भी सही है। दोनों कथन क्या आपका सही है? एक दो दोनों कथन क्या आपका सही है? उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा, है ना, क्यूटिकल होती है और उनके रंध्र एस्टोमेटा गहरे गर्त में आपका व्यवस्थित होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो सके। उनके प्रकाश संश्लेषी CAM, है ना, मार्ग भी आपका विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण वे रंध्र दिन के समय बंद रख सकते हैं। दिन के समय रंध्र को क्या कर सकते हैं? बंद रख सकते हैं। मरुस्थलीय पादपों, नागफनी, ओपनसिया, उसका कैक्टस आदि में आपका पत्तियां नहीं होती है, बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तने द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण कार्य किसके द्वारा आता है? चपटे तनों द्वारा आता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। परभक्षण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। परभक्षी पादपों तथा स्थिर पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों का स्थानांतरित करती है। परभक्षी शिकार समष्टि को क्या करती है? नियंत्रित करती है। परभक्षी शिकार समष्टि को नियंत्रित करती है। परभक्षी किसी जातियों की विविधता समुदाय में जातियों की विविधता भी बनाए रखने में क्या करती है? आपका मदद करती है। ये आपका सभी कथन क्या है? आपका सही है। परभक्षण प्रकृति का ऐसा तरीका है जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। पौधों को खाने वाले प्राणी या प्राणियों को खाने वाले दूसरे प्राणियों को परभक्षी कहा जाता है। हालांकि इन्हें शाकाहारी व मांसाहारी के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। परभक्षी पारितंत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शिकार समष्टि को नियंत्रित रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता और पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाते हैं और तेजी से फैलने लगते हैं, क्योंकि आक्रांत भूमि पर उनके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं। आक्रांत भूमि पर उसके प्राकृतिक क्या होते हैं? परभक्षी नहीं होते। परभक्षी स्पर्धी, है ना, परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है ना? अगला 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है ना? 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पारितंत्र में विभिन्न जातियों की पारस्परिक क्रिया के संबंध में नीचे दिए गए सूची को क्या करना है? आपको मिलाना है ना? इसको मिलान करना है। मिलान कीजिए।
तो पहला जो कथन है आपका, पहला है क्या आपका सूची में, यह एक जाति को लाभ व दूसरी को हानि होती। एक जाति को लाभ और दूसरी को हानि, तो आपका उसको परजीवी कहते हैं। एक जाति को लाभ होगा दूसरी को हानि होगा तो उसको परजीविता कहते हैं। एक जाति को लाभ और दूसरी को अप्रभावित होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्वभोजिता कहते हैं। इसको स्वभोजिता कहते हैं। दोनों जातियों को लाभ होता है ना, दोनों जाति को अगर लाभ होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सहोपकारिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहोपकारिता। एक जाति को हानि और दूसरी जाति को अप्रभावित रहता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको अंतर जातीय परजीविता कहते हैं। अंतर जातीय परजीविता कहते हैं। इस प्रकार से आंसर आपका सही हो जाएगा। एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को हानि, इसको परजीविता कहते हैं। ठीक है ना, एक जाति को लाभ दूसरे को हानि तो क्या हो जाते हैं, उसको परजीविता कहते हैं। एक जाति को लाभ व दूसरे जाति अप्रभावित, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका स्वभोजिता कहते हैं। दोनों जातियों को लाभ होगा उसको सहोपकारिता कहते हैं। एक जाति को हानि और दूसरी अप्रभावित तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर जातीयता कहते हैं। ठीक है ना, एक जाति को लाभ, एक जाति को लाभ और दूसरी को हानि तो इसको परजीविता कहते हैं। एक जाति को हानि और दूसरे को दूसरा अप्रभावित, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतरजातीयता, अंतर जातीय परजीविता कहते हैं। ठीक है ना, तो 3 2 1 4 आपका क्या आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रकृति में विभिन्न जातियों की समष्टियां आवास में पृथक नहीं रहती बल्कि कई तरह से पारस्परिक क्रिया करती है। कई तरह से क्या करती है, पारस्परिक क्रिया करती है। परजीविता, इस प्रक्रिया में एक जाति को लाभ होता है। परजीविता में क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को हानि होता है। परजीविता में क्या होता है, एक इस प्रक्रिया में एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को क्या होता है, हानि होता है। उसको क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। स्वभोजिता किसको बोलते हैं, एक ऐसी पारस्परिक क्रिया जिससे एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि होती है और न ही आपका लाभ होता है, अर्थात अप्रभावित रहती है। अर्थात यह क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। स्वभोजिता की बात करते हैं, यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिससे एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को आपका न हानि होती है और न ही आपका लाभ होता है, अप्रभावित रहती है। सहोपकारिता की बात करते हैं, इस पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। पारस्परिक क्रिया करने वाले दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। सहोपकारिता में, सहोपकारिता से के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण आपका पादप प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। किसकी चाहिए, प्राणियों की सहायता चाहिए। अंतरजातीय परजीविता, इस प्रक्रिया में एक जीव को हानि होती है और दूसरा को क्या होता है, अप्रभावित रहता है। इस प्रक्रिया में एक जीव को हानि होती है और दूसरा क्या होता है, आपका अप्रभावित रहता है। ठीक है ना, अंतरजातीय, एक जीव को हानि और दूसरा क्या आएगा, अप्रभावित। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में आपका सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी साहचर्य है। साहचर्य है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और फंजाई। आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक सही हो जाएगा। कवक और प्रकाश संश्लेषी, पर कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी म्यूचुअलिस्टिक संबंध आपका एक उदाहरण क्या है, आपका संबंध का उदाहरण आपका लाइकेन है। शैवाल द्वारा कवक को भोजन की आपूर्ति की जाती है और बदले में कवक द्वारा शैवाल को सुरक्षा, जल, नाइट्रोजनी पदार्थ एवं खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, शैवाल क्या करता है, शैवाल क्या करता है बताइए। शैवाल कवक को भोजन की आपूर्ति करता है, भोजन की आपूर्ति करता है तो उसके बदले में कवक क्या करता है,
शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। जल, नाइट्रोजन पदार्थ एवं खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं। अगला है 4 नंबर चैप्टर पारितंत्र। पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है, सही कथन को क्या करना है, चुनना है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारी आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। परस्पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ये बात क्या है, सही है। किसी पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को आपका स्तर विन्यास कहते हैं। ठीक है ना। तो आपका ये दोनों कथन क्या है, आपका सही है। 1 और 2 कथन क्या है, आपका दोनों कथन सही। उपयुक्त दोनों कथन आपका सत्य है। पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है जहाँ पर जीवधारी आपस आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। जैविक और अजैव घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशेषता क्या आपका विशेषता। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संगठन कंपोजिशन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। उदाहरण में एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियाँ द्विस्तरीय स्तर तथा जड़ी बूटियाँ एवं घास निचले धरातलीय स्तर पर निवास करती है। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है, बोलिए। है ना। पहला जो कथन है आपका, पहला क्या है, पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई कार्बन सामग्री की मात्रा। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि के में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री की मात्रा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री है। जैव मात्रा की उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसके द्वारा ही विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। ठीक है ना। अगला 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किसी भी पारितंत्र में निम्नलिखित में से किसको अपघटक जीव कहते हैं। किसी भी पारितंत्र में निम्नलिखित में से किसको अपघटक जीव कहते हैं। अपघटक जीव किसको कहा जाता है, पहला है केचुआ, दूसरा है आप जीवाणु, तीसरा है आपका विषाणु, गलत, ये कवक हो जाएगा। तो आपका किसी भी पारितंत्र में निम्नलिखित में से किसको अपघटक जीव कहते हैं। अपघटक जीव आपका केचुआ हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, कवक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपघटक जीव कौन कौन है, केचुआ, जीवाणु, कवक, ये सब क्या है आपका अपघटक जीव है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो जटिल है। अपघटक वे जीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। केचुआ, जीवाणुओं तथा कवक प्रमुख प्राकृतिक अपघटक है। केचुआ, जीवाणु तथा कवक प्रमुख प्राकृतिक क्या आपका अपघटक है। केचुआ हो गया, जीवाणु हो गया, है ना, तथा कवक प्रमुख क्या आपका प्राकृतिक अपघटक।
अगला 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको, विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को चुनाव करना है। अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, एकदम गलत बोल दिया। अपघटन की प्रक्रिया में आपका ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरा है आपका अपरद, अपरद पदार्थों में यदि नाइट्रोजन तथा जल विलय जैसे तत्व हो तो अपर्दन, अपर्दन की प्रक्रिया क्या हो जाती है आपका, तेज होता है। ये तो कथन आपका सही है। निम्न ताप एवं अवायु जीवन, अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करती है ना। 2 और 3 नंबर कथन क्या है आपका सही है, 1 नंबर गलत। पहला कथन असत्य है, अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा व तीसरा कथन क्या आपका सत्य है। अपघटन की दर आपका जलवायुवीय, जलवायुवीय घटकों के घटकों तथा अपरद बोले तो अपरद पादपों के मृद अवशेष, पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां हो गया, छाल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष, ये रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। यदि अपरद में नाइट्रोजन तथा अविलेय तत्वों जैसे चीनी आदि की मात्रा भरपूर होती है तो अपघटन की दर क्या हो जाती है आपके, तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायवीय घटक है जो मृदा के सूक्ष्मजीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करती है। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है। गर्म और आर्द्र पर्यावरण में क्या होती है, अपघटन की गति आपका तेज होती है। जबकि निम्न ताप एवं अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडारण आपका जमा हो जाता है। कार्बनिक पदार्थों का भंडारण क्या होता है आपका, जमा हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को क्या करना है आपको चुनना है। चुनिए तो कौन सा कथन आपका सही है। पारिस्थितिक तंत्र में आपका ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक बात एकदम सही है। पारिस्थितिक तंत्र में पादप एवं जंतु दोनों को उत्पादक कहा जाता नहीं, गलत। उत्पादक नहीं कहा जाता, पादप को सिर्फ उत्पादक कहा जाता है, ठीक है ना। जंतु को उपभोक्ता कहा जाता है। तो 2 नंबर कथन गलत हो गया। कवक एवं जीवाणु, कवक एवं जीवाणु अपरद खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण घटक है। 1 नंबर और 3 नंबर कथन क्या है आपका सही है। सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, अतः सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, अतः पहला कथन क्या है आपका सत्य है। दूसरा कथन क्या है आपका असत्य है। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हर एक पादप को उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हर एक पादप को उत्पादक कहा जाता है, ठीक है ना। मृत कार्बनिक सामग्री के प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को अपरद खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला, यह खाद्य श्रृंखला अपघटकों से बनी होती है जो कि मुख्यतः कवक एवं जीवाणु के रूप में परपोषित जीव होते हैं। अपघटक पाचक एंजाइम्स स्रावित करते हैं जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। निम्न स्तर से उच्च स्तर तक आपका कितना प्रतिशत, तो 10%। कितना हो जाएगा आपका, 10% आंसर सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से उच्चतर पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही आपका स्थानांतरण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए
निम्न पोषण स्तर पर क्या करती है, निर्भर रहते हैं। निम्न पोषण स्तर पर क्या रहती है, ये निर्भर रहती है। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे कम है। किस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे कम है, तो आपका क्या हो जाएगा, समुद्र। मैंग्रोव वन में ज्यादा है, घास स्थल में, झील में, समुद्र में क्या है आपका सबसे ज्यादा है, समुद्र में। दिए गए विकल्पों में सबसे कम उत्पादकता समुद्रों में होती है। संपूर्ण जीव मंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार 170 बिलियन टन आंका गया। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों से क्या आपका ढका हुआ है। पृथ्वी का जो धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों से ढका हुआ है, इसके बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। इसकी उत्पादकता कितना है, 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा भूमि पर पैदा होता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, सबको पता है उत्पादक की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक क्या होती है, आपकी सर्वाधिक होती है। किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक क्या होती है, आपका सर्वाधिक संख्या में होती है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आपका सही है। पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। गलत कथन को क्या करना है, इसमें आपको गलत कथन को चुनना है। एक समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक कोई भी जीव केवल एक ही पोषण रीति में अधिष्ठित हो सकता है, ठीक है ना। एक समय पर एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक कोई भी जीव केवल एक ही पोषण रीति में क्या होते हैं, अधिष्ठित हो सकते हैं। तो ये कथन तो आपका गलत है। पहला कथन क्या आपका गलत है। निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है। निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से क्या होती है, अधिक होती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है आपका, सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना, सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है आपका, सदैव सीधा होता है। समुद्र के जैव भार मात्रा पिरामिड क्या होता है आपका, उल्टा होता है। समुद्र के जैव भार जो मात्रा का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होता है आपका, सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है क्वेश्चन। कथन ये क्या है आपका, असत्य है। एक प्रदत्त प्रजाति एक ही समय पर एक ही आपका पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है। उदाहरण के लिए एक गौरैया जब बीज, फल व मटर खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता है, किंतु जब वह कीटों एवं केंचुओं को खाती है तब वह द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है ना। इस प्रकार मानव को भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों पोषण रीतियों में शामिल कर सकते, ठीक है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किसी भी पारितंत्र में सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को कहते हैं। आकलित परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। सी सही हो जाएगा। सभी आपका समुदायों सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ उसके संगठन एवं संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहना है। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन के समांतर होता है। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को संगठित करता है जो कि पर्यावरण से संतुलन से नजदीक है और इसे चरम समुदाय कहा जाता है। एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित, परिवर्तित
आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है ना। तो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कौन हो जाता है आपका। तो वन तो सीधा रहेगा, घास स्थल, शुष्क स्थल, समुद्र क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है। ऊर्जा का पिरामिड तो आपका उल्टा होता है, सीधा होता है। वन हो गया, घास स्थल, शुष्क स्थल, ये सब सीधा होता है। समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, जैव भार खाद्य पिरामिड क्या होता है, इसका उल्टा होता है। समुद्र में जैव भार के खाद्य पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत क्या है आपका, अधिक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है ना। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और सही कथन को चुनना है। अनुक्रमण की प्रक्रिया वहां शुरू होती है, अनुक्रमण की प्रक्रिया वहां शुरू होती है जहां सजीव नहीं होते। अनुक्रमण की प्रक्रिया आपका वहां शुरू होती है जहां सजीव नहीं होते। अनुक्रमण के दौरान किसी क्षेत्र में कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है। अनुक्रमण के दौरान किसी क्षेत्र में कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है। पारिस्थितिक अनुक्रमण का वितरण वनस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमण का वितरण आपका वनस्पतिक परिवर्तन पर क्या होता है, केंद्रित होता है। 1, 2, 3 कथन क्या आपका सही है। ठीक है ना। तो फिर सभी कथन सही है। अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहां शुरू होता है जहां कोई सजीव नहीं होता अथवा कोई ऐसा क्षेत्र जहां कभी कोई सजीव नहीं रहा हो। उदाहरण के लिए नग्न पत्थर, या फिर ऐसा क्षेत्र जहां के सभी जीव किसी प्रकार से नष्ट, लुप्त हो गए। ठीक है ना। आपका क्या आ जाएगा, अनुक्रमण एक प्रक्रिया। अनुक्रमण क्या है आपका, एक प्रक्रिया है जो वहां शुरू होती है जहां कोई सजीव नहीं होता अथवा कोई ऐसा क्षेत्र जहां कभी कोई सजीव नहीं रहा हो। उदाहरण के लिए नग्न पत्थर, या फिर ऐसा क्षेत्र जहां के सभी जीव किसी प्रकार से नष्ट या लुप्त हो गए। अगला आ जाइए, अनुक्रमण। अनुक्रमण की प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बना लेती है और इनकी संख्या अनगिनत हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की संख्या घटती चली जाती है और यहाँ तक कि विलुप्त हो जाती है। संसार के निवर्तमान समुदाय पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्षों के अनुक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वास्तव में अनुक्रमण एवं विकास उस समय आपका समानांतर प्रक्रिया थी। साधारणतः पारिस्थितिकी अनुक्रमण का वितरण वास्तविक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में वनस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य और शरण स्थल पर प्रभाव डालती है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, है ना। पहला आपका रासायनिक चक्र कहा जाता है, जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है, भूवैज्ञानिक चक्र कहा जाता है, भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र कहा जाता है, जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है, भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं और भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 13 का बी सही हो जाएगा। जैव भू रसायन चक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव भू रसायन चक्र। किसी भी पारितंत्र में जीवों के लगातार वृद्धि, प्रजनन एवं विभिन्न कायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए लगातार पोषकों के संभरण की आवश्यकता होती है। मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को अस्थायी व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में आपका भिन्न होते हैं और साथ ही मौसम पर आधारित होते हैं। एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र
या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारितंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते। पारितंत्र से जो पोषक होता है ना, कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं, अतः अनंत अनंत काल तक चलती रहती है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, है ना। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों के भंडार वायुमंडल में विद्यमान रहता है ना। तो आपका पहला है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो आपको वायुमंडल में विद्यमान एकदम रहबे करेगा, कौन रहेगा, आपका कार्बन भी रहेगा, है कि नहीं। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कार्बन तो और बढ़ने वाला ही। और जो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है ना। तो ये बात क्या है आपका, ये तो हमेशा ही रहेगा, है कि नहीं। 1 और 2 कथन क्या है आपका सही। पारितंत्र में पोषक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय तथा अवसादीय तथा तलछटी होता है। गैसीय प्रकार के पोषक चक्र जैसे नाइट्रोजन, कार्बन के भंडार वायुमंडल में विद्यमान होते हैं तथा अवसादी पोषक तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस के भंडार धरती के पटल पर स्थित होते हैं। पर्यावरणीय घटक जैसे कि मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप आदि वायुमंडल के पोषकों से मुक्त होने की दर तय करता है, ठीक है ना। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पारितंत्र में फास्फोरस चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। चट्टाने फास्फोरस के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडार है। जो चट्टाने होता है ना, फास्फोरस के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडार है, ये तो बात सही है। चट्टाने फास्फोरस के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडार है, ये बात सही है। पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा मुक्त किया जाता है। पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा मुक्त किया जाता है। तो आपका जो कथन जो है ना, केवल और केवल एक सही है, 2 नंबर क्या है आपका गलत। पहला कथन क्या है आपका सत्य है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है, जो फास्फोरस के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो थोड़ी मात्रा में ये फास्फोरस भूमि के विलयन में क्या करते हैं, घुल जाते हैं एवं उन्हें पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं। अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने के लिए अनेक प्राणियों को अपना कवच हो गया, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा कथन क्या आपका असत्य है। पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन श्वसन द्वारा मुक्त नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण में जो फास्फोरस है ना, श्वसन द्वारा मुक्त नहीं किया जा सकता। जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस की गैसीय विनिमय बिल्कुल नग्न होती, बिल्कुल नहीं होती। अगला है आपका 5 नंबर चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है ना। और इसमें से कथन चुनना है, कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट मे द्वारा दिया गया था, ये कथन गलत है। आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता जैव विविधता का क्या है आपका आधार है। कथन क्या है आपका 2 नंबर सही है ना। कथन 1 गलत है, कथन 2 नंबर क्या है आपका सही। पहला कथन आपका असत्य है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जैव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट मे वैश्विक जातीय विविधता के आकलन से आपका संबंधित है। दूसरा कथन आपका सत्य है। एडवर्ड विल्सन ने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता को प्रचलित किया। आनुवंशिक विविधता की बात करते हैं। इस विविधता के अंतर्गत एक जाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न भिन्न धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं, ठीक है ना। 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न धान की, 50,000 से ज्यादा है।
अपने देखते हैं मार्केट में कितना तरह का चावल आता है, 10 तरह का चावल आता है ना, उससे भी ज़्यादा आता है। तो 50,000 से ज़्यादा आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की खेती होती है और 1,000 से अधिक आम की जातियाँ हैं। जातियाँ बोले तो स्पेसीज, विविधता, यह विविधता जाति के स्तर पर है। भारत में पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से क्या आपका अधिक है। पारिस्थितिकीय विविधता, यह विविधता पारितंत्र स्तर पर होती है, जैसे भारत में स्थित रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति तथा उसके बाद एल्पाइन आदि, एल्पाइन वन आदि। ठीक है ना। अगला 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नंबर क्वेश्चन, IUCN द्वारा लुप्त जातियों स्पेसीज को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। किस सूची के अंतर्गत रखा गया, आपको लाल सूची के अंतर्गत रखा। किस सूची के अंतर्गत रखा गया, लाल सूची के अंतर्गत रखा गया। व्याख्या चलिए देख लेते हैं। IUCN द्वारा लुप्त जातियों स्पेसीज को लाल सूची के अंतर्गत रखा गया। किस सूची के अंतर्गत गया, लाल सूची के अंतर्गत रखा गया। पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या, संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या किसकी है, आपका सर्वाधिक संख्या आपका कीटों की है। सर्वाधिक संख्या किसके, कीटों के। पृथ्वी पर आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृतबीजी तथा अनावृतबीजियों जैसे पादप में 22% से क्या अधिक नहीं है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है, जो संपूर्ण जातियों के 70% से आपका अधिक है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतु में 7 क्या है, आपका कीट है। ठीक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पादपों एवं प्राणियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है। पादपों एवं प्राणियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, मरुस्थलीय वनों। आपका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ऐसा होता है। सामान्यतः पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पादपों एवं जंतुओं की विविधता घटती जाती है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे क्या है, आपका अधिक है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपका पृथ्वी पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है ना, प्रमुख कारण पूछ रहा है। तो पहला है, इस क्षेत्र में हिम हिमनदन ग्लेशिएशन, हिमनदन ग्लेशिएशन की का अपेक्षाकृत अबाधित अबाधित रहना, निम्न मौसमी परिवर्तन, इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है ना, तीनों सही हो जाएगा, सारे कथन सही है। इस क्षेत्र में हिमनदन ग्लेशिएशन का अपेक्षाकृत अबाधित रहता है, नहीं रहता है। निम्न मौसमी परिवर्तन, मौसम में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सब कथन क्या है, आपका सही, उपयुक्त कथन सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिक तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं दी है, जिनमें से कुछ मुख्य आपका निम्नलिखित है। जाति उद्भवन स्पेसीज, लंबे समय का कार्य, लंबे समय कार्य। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनदन ग्लेशिएशन होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहा है। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत का समय मिला है। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमीय परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण निक स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करता रहा है, जिनकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, जिससे उत्पादन अधिक होती है। इससे परोक्ष रूप से जैव विविधता अधिक होती है।
अगला 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, बोलिए। किसको कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी पर 20% जो ऑक्सीजन यहीं से आता है, ठीक है ना, इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इस विशाल वन में पौधों एवं जंतुओं की करोड़ों जातियां स्पेसीज निवास करती है। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है, पहला ज्वालामुखी क्रियाएं, गलत। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, गलत। सह विलुप्तता, ये भी गलत। तो आवासीय क्षति तथा विखंडन, ये बात सही हो जाएगा। आवासीय क्षति तथा विखंडन। जंतुओं एवं पौधों के विलुप्तीकरण का सबसे प्रमुख कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होने वाले आवासीय क्षति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब ये 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। किसी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कौन जिम्मेदार हो सकते हैं, पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन, सही बात। अतिदोहन, ये भी सही बात है। सह विलुप्तता, ये भी बात सही है। शाकाहार को बढ़ावा देना, गलत। क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 कथन क्या है आपका, सही है। 1 2 3 कथन से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जातीय विलोपन की बढ़ती हुई क्षति पर मुख्य रूप से मानवीय क्रियाकलापों के कारण इनके 4 प्रमुख कारण हैं। आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशीय जातियों का आक्रमण और सह विलुप्तता। ये 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, जैव विविधता में हॉट स्पॉट क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। पहला है यहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। जातीय समृद्धि क्या होती है आपका, बहुत अधिक होती है। ये क्षेत्र केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो ये तो गलत है। इन क्षेत्रों को जैव विविधता संरक्षण के आपका स्वस्थाने इन सीटू स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है। 1 नंबर और 3 नंबर कथन क्या है आपका, सही है। जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है, ये बात सही है। यह क्षेत्रों को जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया, ये बात भी सही है। 2 नंबर कथन गलत है। ये क्षेत्र केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते, ये कथन गलत है। बाद बाकी 1 नंबर और 3 नंबर कथन क्या है आपका, सही। 1 नंबर 3 नंबर कथन क्या है आपका, सही है। केवल पहला व तीसरा कथन आपका सत्य है। जैव विविधता के हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिक एंडेमिज्म जातियां होती है, जो अन्य स्थानों पर नहीं होती है। यद्यपि संसार के सारे हॉट स्पॉट आपस में मिलकर पृथ्वी के 2% से भी आपका कम है। कितना प्रतिशत से कम है आपका, 2% से भी आपका कम है। आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय से बाहर भी आपका विलुप्त है। हॉट स्पॉट क्षेत्रों का संरक्षण स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में विस्तृत है, भारत में विस्तृत है, कौन है बताइए, है ना। पश्चिमी घाट और श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से सब सही हो जाएगा, है ना। भारत में जैव विविधता के उपर्युक्त चारों हॉट स्पॉट क्षेत्र आपका क्या है, विस्तृत है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से जैव विविधता संरक्षण के 100 स्थान इन सीटू संरक्षण पद्धति के अंतर्गत शामिल है, 100 स्थान इन सीटू के अंतर्गत शामिल है, कौन सा हो जाएगा बोलिए। राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा इसमें, उसके बाद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाएगा। 1 3 और 4 सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा आप, 1 3 4 सही हो जाएगा। 1 3 4 ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हो, सी सही हो जाएगा।
जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आता है। स्वस्थानीय की बात करते हैं इन सीटू के अंतर्गत, इन सीटू संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय उद्यान आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या करता है आपका आता है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जैव विविधता संरक्षण के वाय स्थानीय एक्स संरक्षण विधि के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और कौन सा कथन आपका सही है, सही कथन को चुनना है। इस पद्धति के अंतर्गत संकटग्रस्त पादप एवं जंतुओं को इनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। गलत, ये कथन क्या है आपका, गलत है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान एवं जीव सफारी का निर्माण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, XC2 का मतलब हो जाएगा जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान एवं जीव सफारी का निर्माण भी आपका इसी के अंतर्गत होता है। ऑप्शन बी क्या है आपका सही है ना, कथन बी क्या है आपका सही। आपका 2 नंबर कथन क्या है आपका सही है। पहला कथन आपका असत्य है। संकटापन्न पादप एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण विधि में किया जाता है। वाय स्थानीय एक्स सीटू संरक्षण विधि में संकटापन्न पदार्थों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और इन्हें सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। दूसरा कथन क्या आपका सत्य है, ठीक है ना। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा जीव सफारी का निर्माण वाय स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों से आपका विलुप्त हो गए, लेकिन जंतु उद्यानों में आपका क्या आपका सुरक्षित है। अगला 6 नंबर चैप्टर पर आ जाइए, आपका पर्यावरण के मुद्दे है ना, पर्यावरण के मुद्दे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सही कथन को क्या करना है, आपको चुनना है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कणिकीय पदार्थों को हटाने का सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है ना। तो ये तो कथन आपका सही है। ये कथन क्या है आपका सही है। PM4.5 आकार पिकोमीटर होता है। PM4.5 आकार के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह होता है। ये कथन क्या है आपका गलत है। केवल आपका 1 नंबर कथन क्या है आपका सही है, केवल एक सही है। पहला कथन सत्य है। कणिकीय पदार्थों को निकालने के लिए सबसे अधिक व्यापक तरीका स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, जो ताप विद्युत संयंत्र में निर्वातक है ना एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा देता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र में एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्ट क्या करता है आपका गुजरता है तथा यह कोरोना उत्पन्न करता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से आपका सट जाता है और इन्हें ऋण आवेश प्रदान करता है। इससे संचायक पट्टिकाएं नीचे की ओर आ जाती है और आवेशित धूल कणों को आकर्षित करती है। दूसरा कथन आपका असत्य है। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास का आकार PM2.5 के कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है, ठीक है ना। और जब मनुष्य सांस लेता है तो सूक्ष्म कणिकाएं पदार्थ फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं। ये फेफड़ों को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है। तो ये वाला क्या है आपका कथन 2 नंबर कथन आपका असत्य है। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर क्या करें, विचार करें और सही युग्म को क्या करना है, आपको चुनना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में लाया गया था। जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया था। वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया था। ये बात तो आपका तीनों बात सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम आपका
कब लाया गया था? 1974 में लाया गया था। उसके बाद वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया था। सभी कथन क्या आपका सही है, ठीक है ना। डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है, क्यों किया जाता है इसका, ठीक है ना। वाहनों में सीएनजी के जलने के बाद अवशेष कम बचता है, बात सही है। इसमें किसी तरह के मिलावट नहीं की जा सकती, ये बात भी सही है। सीएनजी गैस का पेट्रोल डीजल से क्या होता है आपका सस्ता होता है, ये बात भी सही है। तीनों कथन क्या आपका सही, सब कथन सही। डीजल या पेट्रोल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी प्रयोग करने का प्रमुख कारण है। वाहनों में सीएनजी सबसे अच्छी तरह से जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से आपका मात्रा में जलने से बचता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। सीएनजी डीजल व पेट्रोल से क्या है सस्ता होता है। सीएनजी के चोरी नहीं की जा सकती है और डीजल या पेट्रोल की तरह इसे अपमिश्रित मिलावट नहीं किया जा सकता है। इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। इसके अलावा इसमें इथेन इथेन और प्रोपेन गैसें भी होती है। सीएनजी चूँकि प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है, इसलिए संपीड़न में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफ़ी कम हो जाती है। इस कारण यह एक आपका पर्यावरण हितैषी ईंधन भी है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को क्या करना है, आपको चुनना है। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पलविकीय शैवाल के अतिशय वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं, ये बात क्या आपका सही है। शैवाल प्रस्फुटन से जल की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कथन क्या है आपका गलत है। केवल और केवल आपका 1 नंबर कथन आपका सही है, केवल एक कथन सही, केवल एक सही है। पहला कथन आपका सत्य है। जब जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति पाई जाती है, तब इन पोषकों के कारण पलविकीय मुक्त पलावी शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन और उलगल बुलूम कहा जाता है। शैवालों की वृद्धि के कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार का हो जाता है। दूसरा कथन आपका असत्य है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और जलीय पारीतलन पर गंभीर क्या पड़ता है, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए क्या है, अतिशय आपका विषैली होता है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है, बोलिए। तो हाइसिंथ हाइसिंथ बोले तो आइकोर्निया केसीपीज, आइकोर्निया केसीपीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 का बी सही हो जाएगा। हाइसिंथ आइकोर्निया आइकोर्निया क्रेसिप्स आइकोर्निया केसीपीज जल पादप है, जो विश्व का सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला आपका जो जलीय है ना, आपका जलीय खरपतवार है। इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये पादप सुपोषित जलाशयों में काफी वृद्धि करते हैं और पारितंत्र गति को असंतुलित कर देता है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन की सही तरीके से परिभाषित करता है ना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल है ना, पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल पर अविषाक्त का सांद्रण में क्या वृद्धि होना, ठीक है। ये बात कथन क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का तात्पर्य है कि क्रमिक पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल है ना पर अविषाक्त की सांद्रण में वृद्धि होना इसका कारण है। जीव द्वारा संग्रहित अविषालु पदार्थ उपापचयित या उत्सर्जित नहीं हो सकता और इस प्रकार यह अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है। उद्योगों के अपशिष्ट जल में विद्यमान प्रायः कुछ विषैले पदार्थों में जलीय खाद्य श्रृंखला जैव आवर्धन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जलीय जैव आवर्धन कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए
किसी भी झील की अधिक उम्र होने के साथ उसमें पोषक स्तरों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ती जाती है। यह परिघटना कहलाती है। यह परिघटना क्या कहलाती है? सुपोषण कहलाती है। यह परिघटना क्या कहलाती है? सुपोषण कहलाती है। सुपोषण में बात करते हैं एट्रोफिकेशन। एट्रोफिकेशन झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग को दर्शाता है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है। यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। तरुण बोले तो कम उम्र की झील का जल शीतल और स्वच्छ होता है। समय के साथ साथ इसमें सरिता के जल के साथ साथ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आते रहते हैं, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है, वैसे वैसे पादप और प्राणी जीवन बढ़ने लगता है और कार्बनिक अवशेष झील के तल में बैठने लगते हैं। सैकड़ों वर्षों में इसमें जैसे जैसे अपसादन, सिल्ट और जैव मलबे, ऑर्गेनिक मलबा का ढेर लगता जाता है, वैसे वैसे झील उथली और गर्म होती जाती है। झील में ठंडे पर्यावरण वाले जीवों के स्थान पर उष्ण जल जीव रहने लगते हैं। उसका कक्ष पादप उथली जगह पर जड़ जमा लेती है। जो होता है ना कक्ष पादप उथली जगह पर जड़ जमा लेती है और झील की मूल द्रोणी बेसिन को भरने लगती है। उथले जल में अब कक्ष पादप उग जाते हैं और मूल झील बेसिन उसमें भर जाता है। कालांतर में झील काफी संख्या में पलावी पादपों, दलदल बोले तो बॉग से आपका भर जाता है और अंत में भूमि में परिवर्तित हो जाता है। जलवायु, झील का साइज और अन्य कारकों के अनुसार झील का यह प्राकृतिक काल प्रभावन हजारों वर्षों में होता है। फिर भी मनुष्य की क्रियाकलाप जैसे उद्योगों और घरों के बहिस्राव काल प्रभाव प्रक्रम में मूलतः आपका तेजी ला सकते हैं। इस प्रक्रिया के संबंध है ना कल्चरल या त्वरित सुपोषण, एक्सीलरेटेड है ना यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? झील में शैवाल के अतिशय वृद्धि के कारण अम अर्मनिक मलफेन अस्कम बनते हैं और तथा झील में अरुचिकर गंध निकलने लगती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जलाशय में नाइट्रोजन और फॉस्फेट जैसे प्रदूषकों की अत्यधिक वृद्धि है ना। तो कथन आपका क्या है? आपका एक सही है, केवल आपका एक सही है। झील का जो वाहित मल आपका कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र आपका सुपोषण हुआ। इसके प्रमुख संदोषक नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस जो पौधों के लिए पोषक का कार्य करती है। इन पोषकों के कारण शैवाल की वृद्धि अति उद्दीप्त होती है, जिसकी वजह से अर्मनिक मलफेन अस्कम बनते हैं और अरुचिकर गंध निकलते हैं। ऐसा होने से जल में विलीन ऑक्सीजन जो अन्य जल जीवों के लिए अनिवार्य वाइटल है, समाप्त हो जाती है। साथ ही झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक संपूर्ण मत्स्य समष्टि का विषाक्त कर सकता है, जिसके अपघटन के अवशेष से जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। इस प्रकार झील घूट घूट कर मर सकती है। ठीक है ना, झील क्या है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी जो बीमारियां हैं प्रदूषित जल के उपयोग से होती है? कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के उपयोग से होती है? बोलिए। पहला है पेचिस अतिसार, तो प्रदूषित जल से होती है। टाइफाइड भी प्रदूषित जल से होती है। पीलिया भी प्रदूषित जल से होती है। पीलिया बोले तो जॉन्डिस और हैजा कॉलरा भी आपका प्रदूषित जल से होती है। सभी कथन क्या है आपका? सही है, सभी कथन आपका सही है। हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों में वाहित मल में बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं और उचित उपचार के बिना इसको जल में उत्सर्जित करने से मानव को कठिन रोग जैसे पेचिस अतिसार, टाइफाइड, बिलिया बोले जॉन्डिस, हैजा बोले तो कॉलरा आदि हो सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक उपस्थित गैसों का
उनके प्रतिशत के आधार पर सही क्रम कौन है ना। तो सही क्रम बताना है। जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक उपस्थित गैसों को उनके प्रतिशत के आधार पर सही क्रम बताए। तो उसका कार्बन, मीथेन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता, तो आपका मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का 60% का है। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान किसका है, 60% का है। इसके बाद मीथेन का है 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपका 14% और नाइट्रस ऑक्साइड का आपका 6%। तो ये आपका ये क्रम याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड आपका 6%। यही आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कौन सा कथन सही है, सही को चुनना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल दोनों गर्म हो जाते हैं, बात तो सही है। ग्रीन हाउस जैसे गैस से आपका उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरित विकिरण को अवशोषित कर पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करता है। 1 और 2 दोनों कथन क्या आपका सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाते हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी का औसतन जो तापमान है ना 15 डिग्री सेल्सियस रहने के बजाय ठंडा होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग अवरक्त बोले तो विकिरण को अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर भेज देती है। यह चक्र अनेक बार होता रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और निरंतर वायुमंडल क्या होते रहता है, गर्म होते रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत का राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए, कितना होना चाहिए बोलिए। तो मैदानी क्षेत्र में आपका 33% होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र में आपका 67% होना चाहिए। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अकॉर्डिंग, है ना, किसके अकॉर्डिंग, 1988 के अकॉर्डिंग के तहत सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में आपका 33% वन क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 67% आपका जंगल आपका क्षेत्र होना चाहिए। अगला 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट को क्या कहते हैं, डॉप्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉप्सन कहा जाता है। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट से क्या की जाती है, मापी जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। हमारी आंख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी विकिरण को अवशोषित करता है, कौन करता है बोलिए। तो आपका स्वच्छ मंडल कॉर्निया करता है। कौन करता है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया करता है। कॉर्निया पराबैंगनी बी विकिरण को अवशोषित करता है, कॉर्निया करता है। हमारी आंख का स्वच्छ मंडल कॉर्निया पराबैंगनी बी यूवी, है ना, बी विकिरण को अवशोषण करता है। इसकी उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ हो जाता है, जिसे जिसे हिम अंधता, मोतियाबिंद आदि कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत के क्षय के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर रहने वाली जीवों पर कौन सा या से प्रभाव डालेगी या डालेगा, बताइए कौन सा प्रभाव डालेगा। तो आपका पहला है सजीवों के डीएनए और प्रोटीन को भंग कर देगी। सजीवों को डीएनए और प्रोटीन को क्या कर देगा, भंग कर देगा। ये तो कथन सही है। त्वचा कैंसर, ये भी आपका सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो आपका जो है ना 1 और 2 नंबर कथन क्या है आपका सही है। 1 और 2 नंबर कथन क्या है आपका सही। समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय विस्तृत रूप से होता है, लेकिन यह क्षय अंटार्कटिका क्षेत्र में खासकर विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः ओजोन छिद्र, ओजोन होल कहा जाता है। पाराबैंगनी बी यूवी के अपेक्षा छोटे तरंगदैर्ध्य युक्त पाराबैंगनी यूवी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा
लगभग पूरी अवशोषित हो जाती है, बशर्ते ओजोन स्तर ज्यों का त्यों रहे, है ना। उसका सजीवों के डीएनए और प्रोटीन खासकर पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड्स को भंग कर देती है, जिसके कारण उत्परिवर्तन हो सकता है। इसके कारण त्वचा में बुढ़ापे का लक्षण दिखता है और इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और विविध प्रकार की त्वचा कैंसर हो सकती है। ठीक है ना। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, आपका जिम्मेदार है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और अवक्षय, है ना, निम्नीकरण से संतुलन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन निम्नीकरण क्या करता है, बढ़ जाने से इसका संतुलन बिगड़ गया है। वायुमंडल में निचले भाग में उत्सर्जित CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर की ओर उठता है और यह समताप मंडल में पहुंचता है तथा समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती है और समताप मंडल में जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुड़ते जाते हैं, है ना, उसका ओजोन स्तर पर अस्थायी और सतत प्रभाव पड़ता है। अस्थायी और क्या पड़ता है आपका, सतत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से जो अपना ये बुक था दृष्टि पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन है, उसका थ्रू क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये आज अपना क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। और ये सारा बुक का जो भी चैप्टर है, जो भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10th इसके बाद 12th का जो भी पोर्शन है इसमें, ठीक है ना, आपको प्लेलिस्ट बन चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर से आप रिवीजन कीजिए। पूरा सामान्य विज्ञान क्या हो गया आपका, क्लास 6 से 12 तक आपका एनसीईआरटी का जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित इसमें किया गया है। ठीक है ना। और ये आपका एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस है, दृष्टि पब्लिकेशन का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो इसी चैनल पर आपको इस प्रकार से आगे आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, है ना, सारा आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे और जाते जाते एक लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा। ठीक है ना। इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है ना। आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है।